हेलो बच्चों, कैसे हो? मजे में? मैं सत्यम सर, रिजल्ट किंग से भी सत्यम कंसेप्ट क्लासेस से। आप लोगों की पढ़ाई चालू हो चुकी है। तो कल हम लोगों ने पढ़ लिया था चैप्टर 1। हम लोग का ठोस अवस्था चल रहा है 12th क्लास का, जिसमें हम लोगों ने क्रिस्टल किसे कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, दोनों में अंतर, उसके उपयोग, अब उसके प्रकार पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ससंयोजित ठोस और क्या पढ़ लिया था, आयनिक ठोस। आज हम लोग पढ़ेंगे आणविक ठोस के बारे में। तो सभी बच्चे एसईएस ऑनलाइन को जितना ज्यादा शेयर कर दें कि जो बच्चों का नहीं पढ़ा हुआ है या जो बच्चे रिवीजन करना चाह रहे हैं वो अच्छे से कर सकें। रात के 10 बजे हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन बैंक पर। और आज ऑब्जेक्टिव का एक सेशन और है, सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग और बेहतरीन क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल शुरू करते हैं। तो आज हम लोग का पॉइंट है, पहले पेन का कलर चेंज कर लूं, पीला पीला जैसा लगता है। चलो, आणविक ठोस क्या है? आणविक ठोस को इंग्लिश में हम लोग सबसे पहले बोलते हैं मोलिकुलर सॉलिड। ठीक है, क्या कहते हैं? मोलिकुलर सॉलिड। अब ये मोलिकुलर सॉलिड किसको बोलते हैं? नाम से पता चल रहा है कि अणु, यानी कि वैसे यौगिक जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, या वैसे अणु जो अणु की व्यवस्थाओं में सजे हुए हैं, जिसके अवयवी कण अणु होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आणविक ठोस। अब अणु क्या होते हैं यह सबको पता है, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। उनके बनने की अपनी एक प्रकृति होती है, उस प्रकृति के आधार पे हम लोगों ने उसको 3 भागों में बांटा है: ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। आणविक ठोस कह सकते हैं या अणु कह सकते हैं, यानी कि ध्रुवीय अणु, अध्रुवीय अणु और हाइड्रोजन आबंधित अणु। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है H2 है, SO2 है, H2O है। H2O लेकिन आइस के फॉर्म में है। ठीक है, ये अगर H2O आता है तो H2O द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, और अगर वो ठोस अवस्था में है तो उसको हम लोग बर्फ कहेंगे। ठीक है, तो अणुओं के बीच में जो व्यवस्थाएं होती है जिससे एक क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसको हम लोग आणविक ठोस कहते हैं। अब ध्रुवीय आणविक ठोस किसको बोलते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्रुवीय आणविक ठोस हम वैसे आणविक ठोस को कहते हैं कि जिनके अणु अंशतः रूप से आयनों में विभक्त हो सकता है। अंशतः रूप का मतलब क्या हुआ? जैसे HCl है, तो HCl में विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन की ज्यादा है। अब विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के कारण हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? क्लोरीन अपनी ओर खींच लेता है, जिस कारण से इस पर डेल H प्लस और Cl डेल माइनस। डेल, ये जो डेल शब्द है, ये डेल, इसको क्या बोलते हैं? डेल। ये सूचित करता है अंशतः आवेश को। किसको? अंशतः आवेश को। अब ये प्लस माइनस के फॉर्म में है, तो यहाँ पर इन दोनों ये क्या हो गए? अणु के रूप में हो गए, ध्रुव हो गए। ध्रुव का मतलब होता है आवेश। ठीक है, पोल जिसको बोलते हैं, ध्रुव। ठीक है, तो यहाँ पे आवेश जनरेट हो गया, इसलिए ये दोनों क्या हो गए? आयन हो गए, और ये एक प्रकार का ध्रुवीय यौगिक हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय यौगिक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अगला है जैसे अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस हम किसको बोलेंगे? तो वैसे आणविक ठोस जिसमें, ठीक है, वैसे आणविक ठोस जिसके अणु क्या हो? अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। अध्रुवीय प्रकृति का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर हम लिखते हैं H2, अब इस H2 में H और H, इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकताएं क्या है? समान है, जिस कारण से क्या है? दोनों पे समान आकर्षण बल लग रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। दोनों एक दूसरे को समान रूप से आकर्षित कर रहे हैं, इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं आता है। H2 हो गया। अब उसी प्रकार से अगर हम क्लोरीन ले लेते हैं, Cl2 गैस हो गया। तो ये सब आपके कैसे आणविक ठोस हो गए? अध्रुवीय आणविक ठोस की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड किस में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड कल भी मैंने बताया था, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है फोन में, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अगर किसी यौगिक में है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण उस यौगिक को कहा जाता है या उस अणु को कहते हैं हाइड्रोजन आबंधित अणु। ठीक है, अब जो इसमें ठोस अवस्था में, जैसे अगर अमोनिया है या H2O है, तो H2O इसका परफेक्ट एग्जांपल है। अगर H2O आइस के रूप में है तो ये आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो ध्रुवीय आणविक ठोस क्या हुआ? वैसे अणु जो ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, जिन पर विद्युत ऋणात्मकताओं के अंतर के कारण आवेश आ जाता है,
और वो ध्रुवीय प्रकृति को दिखाते हैं, वैसे अणु को बोलते हैं हम लोग ध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस किसको बोलते हैं कि वैसे अणु जिनमें विद्युत ऋणात्मकताएं क्या है, समान है और उस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं आता, ठीक है। और वैसे यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस। हाइड्रोजन आबंधित ठोस किसको बोलेंगे, जिसमें हाइड्रोजन आबंध के कारण उस अणु का निर्माण होता है, जैसे H2O उसका परफेक्ट एग्जांपल है। हाइड्रोजन आबंधित NH3 भी है, लेकिन H2O आइस जो है वो आपका सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं धात्विक ठोस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटालिक सॉलिड, ठीक है। अब मेटालिक सॉलिड में क्या है, अच्छा इसमें एक चीज और आप इसमें समझ सकते हैं कि अगर ये कहा जाए कि जेनॉन या आर्गन या क्रिप्टन, अगर ये सब अगर ठोस अवस्था में होते हैं तो ऐसे ठोस को हम लोग बोलते हैं परमाणविक ठोस। क्या, कैसा ठोस बोलते हैं, परमाणविक ठोस। और परमाणविक ठोस में कौन सा, अब इनके बीचों में जो आणविक ठोस का उदाहरण है ये जो आपका है, इसमें बंधन कौन सा पाया जाता है, इसमें पाया जाता है वान डेर वाल बंधन। क्या पाया जाता है, वान डेर वाल बंधन। तो ये स्पेशल टाइप का एक ठोस के रूप में इसको मान सकते हैं, परमाणविक ठोस, इसमें वान डेर वाल बंधन पाया जाता है और ये परफेक्ट क्रिस्टल सॉलिड में ही ऐसा होता है, ठीक है। आगे है हम लोगों का धात्विक ठोस यानी कि मेटालिक सॉलिड। अब नाम से पता चल रहा है कि वैसा धातु जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, लगभग जितने भी धातु हैं वो आपके ठोस अवस्था में है, एक को छोड़कर Hg पारा, ठीक है। Hg पारा जो होता है वो आपका क्या है, कमरे के ताप पे तरल अवस्था में रहता है। और पारा की खास बात है कि यह सबको खाता है और जिसमें सबसे ज्यादा एल्युमिनियम को ये पूरा का पूरा निगल लेगा। इसलिए हवाई जहाज पे जब भी जाते होंगे तो थर्मामीटर अलाउ नहीं है ले जाना, क्योंकि थर्मामीटर में पारा होता है और अगर एक पारा अगर उस हवाई जहाज में अगर गिर गया तो पूरा का पूरा हवाई जहाज खा जाएगा। इसका एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं आप, पारा ले लीजिए हाथ में या बर्तन पे और एल्युमिनियम फॉइल जिसे रोटी लपेटते हैं उसको उसमें डाल दीजिए, पूरा का पूरा फॉइल उसके अंदर चला जाएगा। ये बहुत अमेजिंग चीज है, इसलिए इससे बच के रहिएगा, इसलिए इसको हवाई जहाज में ले जाने का अलाउ नहीं होता, ठीक है। चलिए आते हैं पॉइंट पे। तो वैसे धातु जो ठोस अवस्था में होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, धात्विक ठोस। अब धात्विक ठोस के बीच में बंधन कौन सा पाया जाता है, इनमें पाया जाता है धात्विक बंधन। कौन सा बंधन पाया जाता है, धात्विक बंधन, मेटालिक बॉन्ड। ये मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड में सभी एटम, अगर हम कॉपर का मान लीजिए एक टुकड़ा लेते हैं तो इस टुकड़े के अंदर सारे के सारे क्या होंगे, मेटल होंगे, किसके, एक कॉपर का ही परमाणु होगा, सारा का सारा परमाणु किसका होगा, कॉपर का। और इनके साथ प्रत्येक के इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं, ठीक है। और इसमें पाया जाता है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का समुद्र पाया जाता है। इस इलेक्ट्रॉन के समुद्र के कारण ही ये आपका एक गुड कंडक्टर यानी कि विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है। इसलिए जब भी कॉपर, एल्युमिनियम या आयरन को हम लोग किसी भी विद्युत धारा से प्रवाहित करते हैं तो बहुत तेजी से उससे विद्युत धारा प्रवाह होता है, ड्यू टू सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो गया कॉपर, आर्गन। मैंने कहा था कि ये एक धात्विक ठोस का उदाहरण है, परमाणविक ठोस। उसके बाद क्या, अरम, ठीक, और सोडियम, सिल्वर भी ले सकते हैं, आयरन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका खत्म हुआ धात्विक ठोस, यानी कि हम लोगों ने क्रिस्टलीय ठोस के सभी प्रकारों को पढ़ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आते हैं इस, अब थोड़ा सा और अंदर आना है। अब हम लोग आ गए हैं, जैसे हमने देखा क्रिस्टलीय ठोस, तो क्रिस्टलीय ठोस के अंदर अगर हम आते हैं तो हमको दिखाई देता है क्या, अगर हम लोग इसका एक क्रम बनाए तो इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम लोग किसी भी क्रिस्टलीय ठोस को देखते हैं, किसको देखते हैं, किसी भी क्रिस्टलीय ठोस के अंदर देखें तो हमको मिला क्रिस्टलीय जालक। क्या मिलता है, क्रिस्टलीय जालक। अब ये जो क्रिस्टलीय जालक भी किसी चीज से बना होगा, तो क्रिस्टलीय जालक बनता है एकक कोशिका से। किससे बनता है, एकक कोशिका यानी कि यूनिट सेल से। क्या हुआ कि वह सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई जिससे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, और क्रिस्टल जालक अगर हम लोग लंबी श्रृंखला में जोड़ देते हैं तो हमको मिल जाता है क्रिस्टलीय ठोस। मतलब क्या हुआ कि वह सबसे छोटी
संरचनात्मक इकाई जिससे पूरा का पूरा क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपके घर में मान लीजिए कि एक दीवार है पूरा, और उस दीवार की अगर मैं सबसे छोटी इकाई बोलूं तो आप बोलिएगा ईंट है, ठीक है, वो भी मान लीजिए सही है। तो बहुत सारे ईंटों को मिलाकर क्या बना, एक पूरा का पूरा एक क्रिस्टल जालक बना, एक पूरा पूरा दीवार बना, और उसी दीवार को हम लोग बहुत लंबी श्रृंखला में सजा देते हैं, तो एक पूरा का पूरा आपको एक कमरा मिल जाता है, एक पूरा का पूरा बिल्डिंग मिल जाता है। उसी तरह से जो भी क्रिस्टलीय जालक है वो क्रिस्टलीय ठोस के अंदर है, माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे। अब जो क्रिस्टलीय जालक है वो बना होता है किससे, एकक कोशिका से, ठीक है। अब ये जो एकक कोशिका है, अब ये एकक कोशिका पर ही निर्भर करता है कि क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामितीय संरचना क्या होगी और उससे किस प्रकार का क्रिस्टलीय जालक बनेगा। आपको पता है कि 14 टाइप्स का क्रिस्टलीय जालक होता है, ब्रेवियस लैटिस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब यूनिट सेल, ठीक है, समझ में आया। अब यूनिट सेल के अलग अलग प्रकार हैं, तो थोड़ा सा जालक के बारे में समझ लेते हैं। तो एकक सेल में बार बार दोहराने से जो प्राप्त संरचनाएं होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टल लैटिस या जालक। या ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे एकक कोशिका को मिलकर जिस संरचना का निर्माण होता है, जालक रूपी संरचना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जालक, ठीक। चलिए आगे है जालक बिंदु। अब जालक बिंदु क्या है इसको समझते हैं। देखिए अभी तक हमने क्या देखा कि हमने लिया क्या, एक क्रिस्टलीय ठोस, ठीक। अब ये जो क्रिस्टलीय ठोस है, इसको और थोड़ा अंदर गए तो हमको मिला क्रिस्टलीय जालक। अब ये जो बहुत सारा क्रिस्टलीय जालक है, इसके अंदर जब गए तो पता चला ये क्रिस्टलीय जालक किससे मिलकर बना है, एकक कोशिका से। अब ये जो एकक कोशिका है ये जिस बिंदु से मिलकर बनता है, जिस परमाणु से मिलकर बनता है, जिस जगह पे वो परमाणु होता है, उसको बोलते हैं हम लोग जालक बिंदु, ठीक है। मतलब क्या हुआ, तो देखिए अगर हम कहते हैं कि ये मेरा मान लीजिए ये मैंने एक बनाया एकक कोशिका, ठीक। अब इस एकक कोशिका के जैसा मान लीजिए और एक है, और भी एक है, और भी एक है, ये इस तरह की एक बहुत बड़ी संरचना है। फिर इसी प्रकार से नीचे भी है। तो ये पूरा का पूरा हो गया क्रिस्टलीय जालक। अब ये जो क्रिस्टलीय जालक है, इस बहुत सारे और क्रिस्टलीय जालक को अगर लंबा कर देंगे तो हम मेरा बन जाता है क्रिस्टलीय ठोस। अब इसमें क्या है कि अगर मैं किसी एक अणु की बात करता हूं, ठीक है, ये मान लीजिए बन गया मेरा एक जालक, ठीक। अब ये है एक मान लीजिए एकक कोशिका, वह स्थान जहां पर अवयवी कण यानी कि वह स्थान जहां पे अणु परमाणु या आयन अवस्थित होते हैं, उस जगह को कहा जाता है जालक बिंदु, ठीक है। जालक बिंदु क्या किसे कहते हैं, किसी भी जालक में वह जहां पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं उन स्थानों को क्या कहते हैं, या उन बिंदुओं को जालक बिंदु। मतलब यहाँ परमाणु है, यहाँ परमाणु है, मान लीजिए यहाँ Na प्लस है, यहाँ Cl माइनस है, यहाँ Na प्लस है, तो ये सारा जगह जहां पे आयन उपस्थित है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, जालक बिंदु, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत सबको, किसी को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट है हम लोगों का उप सहसंयोजन संख्या। क्या है उप सहसंयोजन संख्या, क्या होता है, देखिए अब हम लोग उप सहसंयोजन संख्या को समझते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या समझा, हम लोगों ने समझा क्या कि क्रिस्टली किससे मिलकर बना होता है, बहुत सारे जालक को जब लंबी श्रृंखला में जोड़ते हैं। अब वो जालक किससे मिलकर बना होता है, वो सबसे छोटी इकाई को हम लोग एकक कोशिका बोलते हैं। वो एकक कोशिका जिससे बना होता है, जिस बिंदु पर कोई अणु परमाणु आयन उपस्थित होता है, उस बिंदु को हम लोग जालक बिंदु कहते हैं। मतलब जालक बिंदु से एकक कोशिका बना, एकक कोशिका से क्रिस्टलीय जालक बना, और जब क्रिस्टलीय जालक को नियमित व्यवस्था में लंबी दूरी तक सया जाता है तो बन जाता है मेरा क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हम लोगों का सहसंयोजन संख्या, या इसी को बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी है समन्वय संख्या। दूसरा नाम क्या है, समन्वय संख्या। अब समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर या सीएन किसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए सीएन बोलेंगे कि
केंद्रित परमाणु जितने परमाणु को टच करता है अपने चारों ओर, वह संख्या कहलाती है समन्वय संख्या। जैसे मान लीजिए ये संरचना है, एक परमाणु यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब ये जो केंद्रित परमाणु है, बीच वाला परमाणु है, ये बीच वाला परमाणु कुल कितने परमाणु को टच कर रहा है? 3 परमाणुओं को। तो इसका जो Cn हो जाएगा कितना हो जाएगा? 3। अब उसी प्रकार से मान लीजिए कि यहाँ एक 4 परमाणु है, ठीक है, और केंद्रित परमाणु मेरा यहाँ है, ये कितने परमाणु को टच कर रहा है? 4 परमाणु को। तो इसका Cn कितना हो जाएगा? 4। ये तो था 2D स्ट्रक्चर में आपने बता दिया। इसी तरह से हम लोग जो क्रिस्टलीय ठोस है, ये पूरा का पूरा एक 3D स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग इसमें काम करते हैं। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, या अलग अलग एक कोष्टिका के हिसाब से अलग अलग क्या होता है, समन्वय संख्याएं होती है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपको ये समझ जाना चाहिए कि क्या है, तो किसी भी जालक में कोई अवयवी कण जितने नजदीकी कणों से घिरा होता है, उसको हम लोग उसका क्या बोलते हैं? संयोजन संख्या। मतलब वो केंद्रित परमाणु जितने अन्य परमाणु को स्पर्श करता है, वह परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? समन्वय संख्या या सहसंयोजी संख्या, या इंग्लिश में उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक। अब आते हैं एकक कोष्टिका के प्रकार। एकक कोष्टिका को 2 भागों में बांटा जाता है। एक है सरल आद्य घन एकक सेल, या इसको बोलते हैं सरल एकक कोष्टिका या सरल घन एकक कोष्टिका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव मतलब होता है प्राथमिक, आद्य मतलब है प्राथमिक। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक। इसको एससी सिंपल वर्क, ठीक। दूसरा है केंद्रित एकक कोष्टिका। केंद्रित एकक कोष्टिका का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी केंद्र पर आपका एक वैल्यू, एक परमाणु उपस्थित होगा, एक जालक बिंदु और होगा। अब क्या है ये चीज मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। अंतः एकक कोष्टिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, बीसीसी लिखते हैं, ठीक। फलक केंद्रित यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, इसको एफसीसी लिखा जाता है। और एक होता है अंत केंद्रित एकक कोष्टिका, ईसीसी, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक। ये 3 प्रकार इधर और एक इधर। अब इन सभी जो भी प्रकार है वो निर्भर करता है आपके सरल घनीय एकक कोष्टिका के ऊपर, यानी कि सरल घन के ऊपर ये निर्भर करेगा कि आपका एकक कोष्टिका किस प्रकार का बनता है, ठीक है। अब सरल घन का मतलब क्या हुआ? आप लोगों ने बचपन से देखा होगा घन को, ठीक है। चलिए हम लोग एक घन बनाते हैं और उसको समझते हैं। ये है मेरा घन, घन मतलब क्यूब, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? क्यूब। अब इसके जालक बिंदु को हम लोग बना देते हैं। ये रहा मेरा जालक बिंदु, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 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 ठीक है। अब इसमें क्या क्या है इस चीज को समझिए। एक तो इसमें कोना होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्नर, ठीक। अब इस पूरे घन को आप मान सकते हैं, आप जिस कमरे में बैठे हैं, ये पूरा का पूरा कमरा क्या है? आपका एक घन। और आपका जहां भी कोना है, आप उस टोटल कोना को काउंट कीजिए। आपके रूम में टोटल 8 कॉर्नर होगा। कितना कॉर्नर होगा? 8। ये रहा आपका कॉर्नर, कितना? 8। उसके बाद आता है आपका फलक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फेस। अब हम फेस किसको मानते हैं? जो आपके सामने दीवार है, अगल बगल ऊपर नीचे, उसको फेस कहते हैं। तो टोटल दीवारें कितनी है छत और नीचे को लेके? 6। कैसे? एक मेरे पीछे, एक मेरे सामने, एक दाएं, एक बाएं, एक ऊपर, एक नीचे, टोटल कितना हो गया? 6। अब उसके बाद आते हैं, अब ये जो दिखाई दे रहा है आपको, जो 2 परमाणुओं को जोड़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं किनारा, ठीक है, या इसको कहा जाता है एज। ये एज है टोटल कितना बताइए जल्दी? 12। 12 एज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 1 12, टोटल कितना है? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है, टोटल कितना हो गया? 12, ठीक है। ये चीज हमको ध्यान रखना है कि किसी भी एक, अगर कोई भी यूनिट सेल बनता है तो बिना कोने पर, बिना परमाणु रखा हुआ नहीं बन सकता। ये होगा ही होगा, बाकी के बाद का जो भी परिभाषा होगा उस पर निर्भर करता है, ठीक। तो चलिए सबसे पहला है एसटीसी, या जिसको एससी बोलते हैं या प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है।
प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल बोल सकते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोल सकते हैं। चलिए अब इसको हम लोग पढ़ते हैं कि है क्या, मैंने बता दिया। अब सबसे पहले सरल घनीय एकक कोष्ठिका किसको बोलते हैं, कि वैसी एकक कोष्ठिका जिसके कॉर्नर पर 8 परमाणु उपस्थित होते हैं, ऐसी एकक कोष्ठिका को हम लोग बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सरल घनीय एकक कोष्ठिका। और इसका एक सबसे पॉपुलर टॉपिक होता है परमाणु की संख्या को ज्ञात करना। ठीक है, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता भी है, आता भी है। देखिए सबसे बड़ा समस्या क्या है आप लोग के साथ, आप लोग को लगता है कि जो ये पढ़ा है बस उतना ही है। जहां पर पढ़ाई हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा समझिए, अब उस टॉपिक का आगे यूज होता है। अगर आप जो पढ़ रहे हैं उसको अगर अगले टॉपिक में यूज करना आपको नहीं आया तो इसमें असंभव है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कंसेप्ट होते हैं जिसको याद रखना नामुमकिन सा हो जाता है। तो एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक जुड़ा होता है, आपको एक चीज समझ में आएगा, फिर आप उसको दूसरे को यूज कीजिए उसके लिए, फिर उसको समझ के तीसरे के लिए यूज कीजिए। अब जैसे ये अब परमाणु की संख्या अगर आपको नहीं पता है तो आगे एक टॉपिक आता है कि रिक्त स्थान की संख्या ज्ञात करना, वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसका सॉल्व यहीं से होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई अलजेब्रा सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको बोर्ड मास आना चाहिए। बोर्ड मास समझ रहे हो, प्लस मतलब पहले का होता है, फिर गुना, फिर भागा, ये नियम पता होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब उस बेसिक नियम को पता नहीं होने के कारण आप 12th क्लास में भी अलजेब्रा को गलती कर रहे हो। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी होता है कि हर एक चैप्टर का एक कोई बेसिक टॉपिक होता है जो पूरे चैप्टर में काम में आता है, ये वही है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो परमाणु की संख्या ज्ञात करेंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस एकक कोष्ठिका में टोटल 8 परमाणु, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पूरी एकक कोष्ठिका में मात्र एक परमाणु का 1/8 हिस्सा ही भाग लेता है। इसको समझते हैं कैसे, देखिए अगर हम किसी भी अगर कॉर्नर के परमाणु को अगर हम देखें तो उस परमाणु का अगर हम टुकड़ा करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से होता है। मतलब अगर इस पूरे सर्कल को हमने मान लिया एक, तो उसका जो एक भाग है वो एक भाग हो जाएगा 1/8। ठीक, तो किसी भी अगर हम कॉर्नर पे परमाणु को रखते हैं और उस परमाणु का अगर हम हिस्सा देखेंगे तो एक कॉर्नर पे एक परमाणु का मात्र 1/8 भाग परमाणु होगा। कितना परमाणु होगा, मात्र 1/8। कहां पर, कोना पर। इस बात को याद रखना है। तो किसी भी कोना पर जो परमाणु का भाग हिस्सेदारी है या उसका पार्टिसिपेशन होता है वो 1/8 होता है किसी भी एक कॉर्नर पर। ठीक है, वो देखने में आपको लगेगा, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो मात्र इतना ही हिस्सा इसका इस यूनिट सेल में है, बाकी हिस्सा, इतना बड़ा हिस्सा वो दूसरे यूनिट सेल का है। मतलब वो दूसरी एक कॉर्नर पे मैं अगर फुटबॉल रख दूं तो उसका एक छोटा सा कोना इस यूनिट सेल के अंदर है, इस कमरे के अंदर है, बाकी हिस्सा दूसरे कमरे में चला जाता है। तो उस हिसाब से कितना हिस्सा भाग ले रहा है, 1/8। ठीक है, अब इसमें प्रभावी परमाणुओं की संख्या यानी कि परमाणु की संख्या कितनी होगी, Z। तो कैसे निकालेंगे, तो टोटल यहाँ कॉर्नर कितने हैं, 8, और उस कॉर्नर पर हिस्सेदारी कितनी है, 1/8। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 8। यानी कि सिंपल यूनिट सेल में यानी SC में आपके जालक बिंदु हैं 8 जालक बिंदु हैं, लेकिन परमाणु की उपस्थिति 8 है, लेकिन हिस्सेदारी उसका कितना है, कुल परमाणुओं की 1 परमाणु मात्र। ठीक है, कैसे है वो यहाँ निकाल दिया गया है। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्या होगा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और इसकी हिस्सेदारी को आप याद रखिएगा। हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। आज रात में 10 बजे ऑब्जेक्टिव क्लास है, तो एकदम मिस नहीं करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके रखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। 7 बजे मैम का बायोलॉजी का क्लास होता है, फिर मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।